कि हमें समझ के पढ़ने की ज़रूरत है। ऊपर ऊपर ही उड़ा के कहानी नहीं चलेगी। सरल क्वेश्चन जो सब कर देंगे वो तो आपको आने ही चाहिए, वो आ भी जाएंगे यार, लेकिन बेहतर क्वेश्चन के लिए बेहतर समझ का होना जरूरी है। जब हम तैयारी करवाएंगे ना, अभी ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आपको दिखाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, यूके SSSC ने ही ये सवाल पूछा है अभी हाल फिलहाल में, और अगर आप नहीं करते हैं इस तरीके के सवाल, ऊपर ऊपर ही उड़ा के पढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो आपकी मर्जी है। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट है, इसीलिए मुझे ये बताना था। एमसीक्यूज करना टॉपिक के बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इस वीडियो से बताना था। समझ बना के पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आप बहुतों को पीछे छोड़ देंगे अगर इस अप्रोच से पढ़ेंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें मैंने आपको आज बताई। 14 तारीख को उत्तरायणी के दिन हमारे पहाड़ में जो त्यौहार होता है, मकर संक्रांति से बाहर कहते हैं, तो इस दिन हम अपने कोर्स को भी डिक्लेयर करेंगे। किस तरीके से हमारा जो ऑनलाइन कोर्स होगा वो आएगा, और लिमिटेड बच्चों के साथ। मैं आपको पहले से ही ये भीड़ इकट्ठा बहुत सही चल रहा है ज़िंदगी में, सब कुछ जॉब भी है हमारी, उसके बाद घर में आके बहुत ज़्यादा पढ़ाना भी होता है। 6 बजे शाम को आने के बाद 10 बजे तक हम लोग घर में पढ़ाते हैं। उसके बाद 10 बजे के बाद फिर रात को आप देखते हो 2-2:30 बजे क्लासेस, जितनी आपने देखी है ज़्यादातर क्लासेस 2-2:30 बजे होती हैं रात को, इतने ठंडे में। तो ये शौक़ है जो यहाँ तक लाया है हमें इस प्लेटफॉर्म में। और हमारे कुछ बच्चे, अपने जो बच्चे हैं जो पिछले सालों हमने पढ़ाए हैं, वो भी इस बार इस एग्ज़ाम में कंपटीशन में उतर रहे हैं, तो उनकी मदद करने के लिए, उनको मेन पढ़ाने के लिए हम उतरे थे, लेकिन आप लोगों का साथ बढ़ रहा है। तो ये ऑनलाइन कोर्स की डिमांड भी हो रही थी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हमारा टाई अप आपको उसमें देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी इसकी 15 तारीख को या 14 तारीख को उत्तरायणी के दिन आपको मिलेगी। कोर्स अगले मंडे से देखने को मिलेगा। उसमें रोज के आपको 4-5 क्लासेस देखने को मिलेंगे, और 2 महीने के अंदर अंदर, लगभग 2 या मैक्सिमम 2.5 महीने के अंदर मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ठीक, कुमाऊं एक्सप्रेस भी हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं बिल्कुल अभी भी नहीं कह रहा हूं कि हमसे ही पढ़ें, आप जहां से आपको बेहतर लगे वहां से पढ़ें। ठीक, ये सब्सक्राइबर मांगना, लाइक मांगना, कमेंट मांगना, ये कोर्स में आ जाओ बोलना, ये हमारी फितरत में कभी न रहा न रहेगा। आप देखना, इसका जिक्र ही बिल्कुल नहीं होगा। बस आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़े, कहीं से भी पढ़े। सारे टीचर बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं, सबका अपना अपना एक तरीका है, बस सभी को बहुत कुछ आता भी है। अच्छे से पढ़ें। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो और बेहतर है सेल्फ स्टडी करना। जैसे भी आप पढ़ते हैं, बस आप अपना। सभी को मेरा नमस्कार। आज संडे का दिन है और बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। बात नहीं हुई बहुत दिनों से आपसे, तो एक 10 से 15 मिनट का छोटा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये बातें आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल मदद करेंगी। आज मैं बेसिकली कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, और उन्हीं एमसीक्यूज़ पे मैं बात करूँगा कि किस तरीके से आपका एमसीक्यूज़ को लेकर अप्रोच रहना चाहिए। तो बात करते हैं आगे। उससे पहले 2-4 बातें और मैं करना चाहूँगा आपसे। बेसिकली जब हम एमसीक्यूज़ करते हैं तो वो हमारी डिसीजन मेकिंग की जो काबिलियत होती है उसको चेक करा जाता है, और डिसीजन मेकिंग तो हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा बचपन में जब हम एग्ज़ाम में जाते थे और पढ़ा नहीं होता था ज़्यादा, तो लगता था कि काश ये सवाल के साथ हमें अगर जवाब भी मिलते तो कितना आसान हो जाता करना। अब जब बड़े होने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो सवाल आपके सामने होता है, और कमाल की बात ये होती है कि जवाब भी होते हैं आपके सामने, लेकिन 4 जवाब होते हैं, उनमें से एक को आपने छांट के लगाना है। तो डिसीजन लेने की तो कला है। बहुत सारे बच्चे घर में बहुत बेहतरीन पढ़ के जाते हैं, लेकिन इस कला की कमी की वजह से वहाँ फिर सफल नहीं हो पाते। और डिसीजन लेना तो हमें ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। जैसे अभी आप एग्ज़ाम निकाल लोगे तो कौन सा डिपार्टमेंट चुना जाए, और ये कोई छोटा डिसीजन नहीं होने वाला। ये डिसीजन लाइफ लॉन्ग 60 साल की उम्र तक जब आप नौकरी करेंगे तब तक आपके साथ रहेगा। कितना महत्वपूर्ण डिसीजन है। देखो, तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आएगी उनमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ के भी परेशान है कि भैया गलत डिपार्टमेंट चुन लिया यार, एक छोटी सी गलती हो गई और इस डिपार्टमेंट आया, मुझे ये नहीं वो डिपार्टमेंट चुनना चाहिए था। ये देखिए, उसके बाद जैसे मुझे एक घर खरीदना है, तो घर कहाँ खरीदना है वो भी तो एक बहुत ज़रूरी डिसीजन है। क्योंकि अगर मैंने 50, 60, 70 लाख का एक घर खरीदा और वो गलत जगह खरीद दिया, गलत मोहल्ले में खरीद दिया, जहाँ पानी बिजली की सुविधाएं अच्छी नहीं है, आस पड़ोस के लोग अच्छे नहीं हैं,
तो वो जो 60-70 का उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो पूरी ज़िंदगी मुझे हैम्पर करेगा। फिर अभी आप लोगों की उम्र शादी की भी होगी, तो किससे शादी करनी है, उस समय भी तमाम ऑप्शंस आपके सामने होंगे, और गलत लड़के से या गलत लड़की से अगर आपकी शादी हो गई तब भी आप जानते हैं कि ये भी ऐसा एक डिसीजन है जो लाइफ लॉन्ग आपको इम्पैक्ट करेगा। साथ में ये एमसीक्यू जो 100 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे ना, इनमें से बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एक छोटा सा डिसीजन वो बाहर आके बोलते हैं कि यार मैंने उस समय गलत तरीके से मेरी सोच चली गई। जब हमारे पास सवाल आता है ना तो अलग अलग सोच से हम सोचते हैं, उस समय गलत तरीके से सवाल सोच गया और ये एक सवाल अगर मेरा सही हो जाता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, जो बिल्कुल एजेस पर अटक जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कला है एक डिसीजन लेने की, वही कला मैं आपको सिखाने आया हूं आज। सिखाने तो क्या आया हूं, कुछ चीज़ें जो मुझे पता है वो आपको बताने आया हूं, ठीक है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं बार बार वो बात फिर से बताऊंगा, एक एजुकेटर हैं भारत के मिस्टर अभिनय शर्मा सर, आप सभी ने देखा होगा, एसएससी सीजीएल के मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो उनका एक शॉर्ट वीडियो है, रील, उसको देखना आप। वो उसमें बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये अलग जमात है एक बच्चों की आजकल, जो कहा करते हैं कि हम उतने ही क्वेश्चंस एग्जाम में करके आए जितने हमें आते थे। मतलब सपोज एक 100 नंबर के एग्जाम में आपको अगर 70 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये बोलते हैं कि हम 70 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आए, जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते थे वो हमने नहीं किए, और इससे ही आप पीछे रह जाएंगे। माना इस पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं, जो टॉप 10 में अपनी जगह बनाते हैं, वो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ वही क्वेश्चंस करके आए जो उन्हें आते थे। वो ऐसे क्वेश्चंस में भी हाथ आजमाते हैं जो उन्हें नहीं आते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम में बैठे और आपको 70 क्वेश्चंस आते हैं, आपने करा। मान लेते हैं इस 70 के बाद 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपने सुना है, लेकिन या तो अभी आपको याद नहीं आ रहा या फिर आप डाउट में हो, 2 ऑप्शंस में फंस रहे हो, 3 ऑप्शंस में फंस रहे हो, और 10 क्वेश्चंस तो आ गए अनसुने, जो आपने कभी सुने ही नहीं। तो इनको तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल ही अटेम्प्ट करें ही ना, ठीक, इनको अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस कर दिया मैंने। लेकिन ये 20 क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, इनको आपने अटेम्प्ट करना ही करना है। और वैसे भी सिंपल प्रोबेबिलिटी का नियम आप पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के नियमों पे तो चलती है। तो क्या कहती है स्टैटिस्टिक्स? प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर ये 20 क्वेश्चन में लगा के भी आ जाऊं तो कम से कम 20 में से 1/4 दैट इज 5 तो क्वेश्चन मेरे सही होंगे ना। तो मान लेते हैं ये 70 हटाओ, इसमें से 5 सवाल मेरे सही हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं, और आपके 15 सवाल अगर गलत भी हो गए तो आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसी में तो होगी। 4 से इसे डिवाइड कर लो, 4 3 जार 12, 3 0, 4 7 जार 28, 2 0, 4 5 जार 20, यानी कि 3.75 नेगेटिव मार्क्स आपके हो जाएंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट हो गए, लेकिन 5 सही भी तो थे। अगर आप इन दोनों को भी नेट करोगे ना, +5 और -3.75, तो आप देखोगे कि +1.25 आपको इसने प्लस में ही छोड़ा है। और अगर किस्मत कहीं ज्यादा अच्छी रही या आपके अंदर वो काबिलियत है, आप वैसे एमसीक्यूज करके आए हैं प्रैक्टिस में घर में, कि ये जो प्रोबेबिलिटी का रेट है इसे आप बढ़ा सको। 1/4 का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे 25% प्रोबेबिलिटी का नियम है, 4 ऑप्शंस होते हैं ना, अगर कहीं आपने इस रेट को ऊपर ले गए, मतलब आप 40% सवाल सही करके आ गए, इस 20 में से जो आपको नहीं आते थे आपने 40% सवाल सही कर दिए, मतलब 8 मार्क्स के सवाल सही कर दिए, तब तो फिर क्या ही चाहिए बताओ, बहुत ही बेहतरीन कहानी होगी। अगर आप 8 मार्क्स से सही करेंगे तो 8 नंबर मिलेंगे, 12 गलत करेंगे 1/4 करूंगा तो 3 घटेंगे, और 5 नंबर आप पॉजिटिव में रहे। उसके बाद जब आंसर की आती है तो बच्चा इनका मिक्स्ड एनालिसिस करने लग जाता है, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। आप देखो ना, आप इस 70 में से अपने को कंपेयर करो, जहां आप बोल रहे थे कि बिल्कुल सभी सही करके आया हूं मैं, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो 2 4 5 क्वेश्चन आते हुए भी गलत होंगे, ये नियम है, ठीक है। तो ये भी आपको पूरे सही होते हुए नहीं दिखेंगे, कुछ इनमें से भी गलत होंगे। एनालिसिस इसमें से करो कि 70 में से कितना गलत, इस पे ऐसा एनालिसिस करोगे, ये तो हमें आते ही नहीं थे, हम छोड़ने वाले थे, लेकिन फिर भी हम लगभग, इस पे नेट इफेक्ट क्या रहा, अगर नेट इफेक्ट +1.25 रहा है तो गलत है क्या?
अगर नेट इफेक्ट +8 रहा है तो गलत है क्या? +5 रहा है तो ये तमाम चीजें आपके लिए बेहतर है। और हम जब अपने एमसीक्यू के वीडियोस आपको लाएंगे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं लेवल वाइज एमसीक्यूज लगाऊं, पहले बिगिनर लेवल वाले, फिर और अच्छे, फिर लास्ट में यूजीसी नेट वाले एमसीक्यूज लगा के बेहतर लेवल के जो प्रोफेसर के एग्जाम में आते हैं, इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक, और वहां मैं पूरी काबिलियत आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से अप्रोच हो, क्या हो। बाकी आप लोग भी बहुत समझदार हैं, जो लोग खुद पढ़ रहे हैं वो इस पे मेरे से भी बेहतर बहुत सारे लोग कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज मैंने आपको समझाई। जितने भी टॉपर्स हैं वो छोड़ते नहीं इतनी आसानी से क्वेश्चन को, ना भी आता हो फिर भी मार्क्स निकालने की काबिलियत हमें सीखनी है। ये कब होगा? जब आप इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक, अब मैं 2-4 सवाल यहां पे लगाने वाला हूं, और वो जो 2-4 सवाल मैं लगाऊंगा तो यहां उतने बेहतर, उतने कठिन सवाल आज मैं नहीं लेके आऊं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल लाऊं। लेकिन बात करेंगे कि उन सवालों में किस तरीके के सवाल एक तो हमने पढ़ने हैं और हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन में बगल में लगा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। आजकल हमारी सीरीज चल रही है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हमने पढ़ा, क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं। अब प्रेजेंटेशन की क्लास आपको देखने को मिलेगी कल सुबह एक, वो भी लंबी क्लास होने वाली है, जिसमें हम टेबुलेशन, टेबल्स पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ टेबल्स, उसका प्रेजेंटेशन में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अलग है, डायग्रामेटिक क्लासिफिकेशन अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो वहीं से कुछ एमसीक्यू उठा के लाया हूं और तैयारी करनी है जहां 2-3 ऑप्शन एक साथ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है लेकिन 2-3 ऑप्शंस वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। इनमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इंटरव्यू। मैं गया किसी के पास, इंटरव्यू मेथड पढ़े थे ना, मैं किसी के पास गया, इंटरव्यू करा कि भैया बताओ, तो ये तो मैं डायरेक्ट प्राइमरी डेटा है ना, मैं खुद जाके पहली बार कलेक्ट कर रहा हूं। नॉट द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा पूछा है, कौन इनमें से सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है? तो ए मेरा सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है, तो यहां पे बन रहा है। बी क्वेश्चन आयर, मैं गया, मैंने क्वेश्चन आयर भेजा, मतलब एक होता था मेल्ड क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर भी क्या होता है? प्राइमरी मेथड वाला होता है, पहली बार डेटा कलेक्ट करा जाता है, ये भी मेरे काम का है शायद। ऑब्जर्वेशन मेथड, मैं कहीं गया, मैं आसपास देख के, जैसे मैं एक दुकान के बाहर पे खड़ा हो गया, वहां लोग सिगरेट खरीद रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा कौन से ब्रांड की सिगरेट खरीदी जा रही है। ऑब्जर्व करा बस मैंने कि कौन सा सबसे ज्यादा ब्रांड की सिगरेट खरीदी जा रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड भी क्या है? प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का वो है। तो ये भी सी ऑप्शन भी मेरे काम का है। थोड़ा दिमाग तो आपको खुद लगाना पड़ेगा ना ऑब्जर्वेशन पे भी। फोर्थ, अनपब्लिश्ड थीसिस। आपने देखा है सेकेंडरी सोर्सेस के 2 हुआ करते थे, पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड दोनों ही सेकेंडरी में तो हुआ करते थे। तो अनपब्लिश्ड सेकेंडरी का लग रहा है मुझे, डी वाला जो ऑप्शन है वो सेकेंडरी डेटा में लग रहा है, SEC लिख दिया मैंने। आखिरी हो गया एनुअल रिपोर्ट, ये तो पब्लिश्ड है, किसी की एनुअल रिपोर्ट से अगर आप डेटा उठा लोगे तो वो भी क्या है? सेकेंडरी। तो ये जो डी और ई ऑप्शन है मुझे सेकेंडरी से लगते हैं, ये तीनों प्राइमरी के हैं। सवाल ने पूछा है कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, कौन सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज नहीं है? तो ए बी सी मेरे अनुसार सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज नहीं है। ए बी सी कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही जवाब होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ पाए। ऐसे सवाल पढ़ने हैं। यहां पे आपने शायद ऑब्जर्वेशन ना भी सुना हो तो अपना दिमाग लगाओ ना, कि कहीं खड़े हो गए, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व करके तो ऐसा डेटा जो आपके अलावा और किसी ने दुनिया में कलेक्ट नहीं किया होगा, तो ये डेटा कैसा है? प्राइमरी डेटा है। उम्मीद कर रहा हूं कि पहला सवाल आपको समझ में आया। इस सवाल से क्या समझाना चाह रहा था कि आपको ऐसे सवाल करने जरूरी हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन साथ में आए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे लिखा है ए, बी और सी। ये सवाल यूजीसी एनटीए नेट एग्जाम में पेपर 2 जून 2019 में आया था, साल भी लिखा गया है। नेक्स्ट, ये देखिए क्या कमाल का सवाल है। ये ऐसा सवाल मैं चाहता हूं कि आए। ठीक, सवाल नंबर 30 वहां पे लिखा गया है, तो मैं भी ये लिख देता हूं। देखो, अभी हमने कलेक्शन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन मैंने बहुत सारे टेबल्स आपके सामने रखे ना, उसे हम बार बार डेटा 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 कह रहे थे, और डेटा पर कितना बेहतर सवाल पढ़ा। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा सवाल नहीं पढ़ा है। अगर आपने डेटा देखा है तो ऐसा सवाल आपसे होना चाहिए। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मैं पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटा, इनमें से कौन डेटा है? सवाल देखिए, पहला, द वेट ऑफ राम इज 80, राम का वजन 80 है, वाइल दैट ऑफ श्याम एंड मोहन इज 85 एंड 65 kg। राम का वजन है 80, मोहन का, श्याम का है 85 और उसका है 65। मतलब यहां वेट की बात करी है, वेट।
वजन, और किसका, राम का भी वजन था, श्याम का भी वजन था, और तीसरा हमारा है मोहन का भी वजन था। वजन कितना कितना था, 80, 85 और 60, और तमाम डेटा जो था केजी में था। एक ये। नेक्स्ट, हरि की एज दे दी। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है भाई हरि की जो उम्र है, हरि इज एज 55 साल, सिर्फ इतना ही दिया। ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन सी, ए सोल्ड लेस देन बी, बी सोल्ड मोर देन सी। ये तो इक्वेशन टाइप की कुछ दे रहा है। ए सोल्ड लेस देन बी, ए ने बी से कम बेचा, बी ने और ज्यादा बेचा। चौथा, राम की हाइट बोल रहा है 5'6", श्याम का वेट बोल रहा है 70, और सोहन की एज। तीन चीजें बताई, तीनों की तीन अलग है। अब ऐसा सवाल बच्चे के सामने है, वो कंफ्यूज है, उसको बोलने लगे सभी डेटा है, ऐसा कहां है बताओ मुझे, ये कहां से डेटा लग रहा है हरि की एज। डेटा हम पढ़ते थे कि सेम यूनिट में होता था, सब कुछ केजी में, एक ही चीज का डेटा हुआ करता था, और एक से ज्यादा चीजें हुआ करती, इसी में लग रही है मुझे एक से ज्यादा चीजें। ऑप्शन थर्ड देखो, ए ने बी से ज्यादा बेचा, ये क्या बवाल बात है। डी देखो, राम की हाइट दे दी, श्याम का वजन दे दिया, और सोहन की एज दे दी, तो ये भी नहीं बन रहा। सिंगल मुझे ये दिख रहा है डेटा जैसा, वेट है और सभी सेम यूनिट में है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहूंगा। इस तरीके के सवाल, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। ऐसे ही सवाल मैं चाहता हूं कि ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, बहुत बेहतर तरीके से आपको सवाल कराऊंगा। ये पीजीटी 2004 में किसी एग्जाम में आया गया होगा। क्या सीखना है हमें इन एमसीक्यूज से? हमें ये सीखना है कि हमें समझ के पढ़ने की जरूरत है, ऊपर ऊपर ही उड़ा के कहानी नहीं चलेगी। सरल क्वेश्चन जो सब कर देंगे वो तो आपको आने ही चाहिए, वो आ भी जाएंगे यार, लेकिन बेहतर क्वेश्चन के लिए बेहतर समझ का होना जरूरी है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटर इज इन स्टैटिस्टिक्स नोन एज, ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने लगाया, हमने पढ़ा था इन्वेस्टिगेटर वो बंदा है जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करता है, और जो इसकी मदद करते हैं डेटा कलेक्ट करने में। एक स्टेटमेंट कहा था, जो इसकी मदद करते हैं डेटा कलेक्ट करने में उन्हें कहते हैं इन्यूमरेटर्स, जिनसे डेटा कलेक्ट कराया जाता है उन्हें कहते हैं रेस्पोंडेंट। सवाल देखो स्क्रीन पे लगाए, इन्वेस्टिगेटर इज इन स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज, कौन है? पहला, अ पर्सन हु चेक द डिटेल ऑफ एड्रेसेस ऑफ सेवरल रेस्पोंडेंट्स, जो अलग अलग रेस्पोंडेंट्स के एड्रेस देखता है। ये तो क्या मूर्खता की बात है, ऐसा आते ही मैं ए में क्रॉस लगा देता। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करो चीजों को कि चार में से ये तो हो ही नहीं सकते, फिर ये दो हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का खेल, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। देखो एक एलिमिनेट करती प्रोबेबिलिटी 33% हो गई 1/3, पहले प्रोबेबिलिटी 25% थी 1/4। स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो खेल प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन, एक बंदा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलेक्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं? इन्यूमरेटर। आगे बढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, अ पर्सन हु क्लासिफाइज द कलेक्टेड डेटा, एक ऐसा बंदा जो डेटा क्लासिफाई करता है, हिस्से करता है डेटा के। आपको सी भी लग रहा होगा, क्या पता ये क्लासिफाई करता हो, लेकिन इतना बड़ा आदमी जिसे मैं इन्वेस्टिगेटर का हेड कह रहा हूं, उसे मैंने कहा था इन्वेस्टिगेटर, कहा था ना, वो क्लासिफाई भी क्यों करेगा? टीम होगी, जब कलेक्ट करने वाली टीम है तो क्लासिफाई करने वाली भी टीम होगी। मैं फंस रहा हूं बी और सी में, ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। अ पर्सन हु चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एक बंदा जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के। ऑप्शन नंबर सी भी, डी भी इस बार फंसा रहा है, मुझे लगता है क्या पता बी हो, क्या पता सी, क्या पता डी। बी में कहा जो कलेक्ट करता है, याद आया? सी में कहा जो क्लासिफाई करता है, और डी में कहा जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को क्या करता है? चेक करता है। इसकी बात ये बता रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाना है यार। अब अगर आप ये सोचोगे कि हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेटर वो बंदा है जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करता है, भाई अगर इन्वेस्टिगेशन का वो हेड है तो वो तीनों ही काम क्यों करेगा? ये ना वो कलेक्ट करेगा, ना वो क्लासिफाई करेगा, ना वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेगा। हर चीज के लिए टीम होगी नहीं होगी? अब कैसे इसका सवाल का जवाब निकाला जाए? मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कौन सी है? क्लासिफाई करना है, या अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है, या फिर कलेक्ट करना है? कलेक्ट करना है। जितना बेहतर डेटा कलेक्ट होगा, क्लासिफाई तो हो ही जाएगा, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो फॉर्मूला से चेक हो ही जाए, कोई भी कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वही मैं इन्वेस्टिगेटर को दूंगा। ठीक है,
तो कौन है इन्वेस्टिगेटर? जो डेटा कलेक्ट करता है। हमारी दूसरी डेफिनेशन जो थी उसमें लिखा था इन्वेस्टिगेटर कैनॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस अलोन। इन्वेस्टिगेटर अकेले सभी काम नहीं कर सकता। देयरफॉर, समझ आ गया, ही टेक्स या ही सीक्स हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा नोन एज इन्यूमरेटर। वो कुछ लोगों की मदद लेता है कलेक्शन करने के लिए डेटा की। ये सभी काम उसके थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? डेटा नींव खराब हो जाएगी तो पूरी बिल्डिंग खराब हो जाएगी। तो मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ ये ऐसा सवाल है जिसमें बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमने पढ़ा नहीं। ऐसे ही सवालों की हमें तैयारी करनी। कैसे छाटा मैंने? मुझे लगा तीनों ही उसके काम हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। जब हम तैयारी करवाएंगे ना भी, ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आपको दिखाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाता हूँ कहीं ये वीडियो फिर 1 घंटे का निकल जाए। ये गलत आदत एक मेरे साथ है जो कि थोड़ा सा लंबा पढ़ाने की है। एक और क्वेश्चन आपके सामने लगा है, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का आया वो सवाल। पिछला सवाल CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का था। प्रोफेसर लेवल के सवाल कर रहे हैं इस एग्जाम को निकालने के लिए हम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रेलिवेंट टू प्राइमरी डेटा? इनमें से कौन सबसे सटीक है बोल रहा है प्राइमरी डेटा को लेके? पहला, मोर रिलायबल, भरोसा कर सकते हैं यार। क्विकर टू ऑब्टेन, बहुत जल्दी ऑब्टेन करा, बिल्कुल गलत। प्राइमरी डेटा कैसे जल्दी ऑब्टेन होने लग गया? बहुत समय लगता है इसमें, तो सेकेंडरी होता है। अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, अकेला आदमी मैं क्या डेटा कलेक्ट कर सकता हूं? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते प्राइमरी डेटा, वो सेकेंडरी सोर्सेज से ही। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पढ़ा था। फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा वी नीड लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। तो सबसे सटीक आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, मोर रिलायबल। और एक गलत आदत बच्चों में होती है, मैं देखता हूं पुराने तैयारी करने वाले लोगों को समझाते भी हैं कि अगर 4 ऑप्शन हो और ऑल ऑफ द दीज हो तो उसको ही लगाओ आंख बंद करके। कहां है ऑल ऑफ द दीज? मुझे इसमें जो आंसर लगता है वो है ऑप्शन नंबर ए। यही हमारा सटीक आंसर इसका होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप इतना समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और सवाल देखो, ये भी सवाल कितना बेहतरीन सा सवाल है। 91 नंबर यहां पे बोल रहा है। ये सवाल हमने पढ़ा है अभी, लेकिन यहां पर बच्चा कहां फंसेगा? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन? इनमें से कौन स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन का टाइप नहीं है? ए, इंडिविजुअल सीरीज होती है, नहीं बोला है। हाँ या नहीं वाले सवालों में बहुत बच्चे गलत करते हैं। वहां उत्साह आता है ना, जैसे आपने पढ़ा, और वहां 67 क्वेश्चन आने लग गए, तो उसी फ्लो में आप भावनाओं में कुछ सवाल गलत करके आ जाएंगे। बोला होगा इनमें से कौन सा नहीं है, आप है वाला मार के आ जाएंगे वहां पहला ऑप्शन देख के। तो इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट होती है। मैं 2 में फंस गया अगले। मैंने क्लासिफाइड सीरीज कभी नहीं सुनी और मार्क्ड सीरीज कभी नहीं सुनी। अब यार ए और बी तो ठीक है, या तो क्लासिफाइड या मार्क्ड इसका आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी 50% है। इस सवाल को छोड़ना मूर्खता है। एक इंडिविजुअल डिस्क्रीट के अलावा तीसरी सीरीज कंटिन्यूअस होती है, जिसमें ऐसे बांटा होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। क्लास बनाई होती है आपने ऊपर और लिखी होती है फ्रीक्वेंसी, 2, 4, 6 लोग ऐसे हैं। कहीं ना कहीं क्लासीफाई तो करा गया है, ग्रुप ही तो करा है कि 0 से 10 वाले इतने हैं, 10 से 20 वाले। तो क्लासिफाइड भी स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन होता है मेरे हिसाब से। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए डी, मार्क्ड। 50% प्रोबेबिलिटी है, क्यों नहीं मार के आऊंगा? कुछ बच्चे अभी ऐसा भी दिमाग लगाते हैं वहां कि जो सबसे अलग दिख रहा है वो आंसर होगा। ये भी मत करना यार, जो सबसे अलग दिख रहा है वो भी आंसर होगा वाला बहुत कम होता है। जो आपने पढ़ा है वही आंसर होगा। जो जानकारी लेके गए हो उसी से सवाल निकालने हैं। इतना हो गया, ठीक। इसके बाद जब ये इतनी कहानी हो जा रही है तो अब मैं 2 सवाल आपको और कराना चाहूंगा जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में आए थे। ठीक है, हाल फिलहाल के एग्जाम में नहीं, जो अब हम कैसा पढ़ रहे हैं, क्या जो हम इन डेप्थ पढ़ रहे हैं उससे सवाल आ रहे नहीं आ रहे? तो पहला सवाल, मैं बगल में एक अपना वीडियो चला रहा हूं। इन सर्टेन सिचुएशन मोड इज द ओनली सुटेबल एवरेज। कुछ सिचुएशन में सिर्फ मोड ही सबसे सुटेबल एवरेज है। मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जहां सबसे ज्यादा रिपीट करने वाली वैल्यू ही सबसे बेहतर एवरेज है। एवरेज कौन कौन से थे वैसे? मीन था, मोड था, मीडियन था, हार्मोनिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन था। कुछ सिचुएशन में मोड ही बेस्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए मॉडल साइज ऑफ शूज। मॉडल साइज क्या है शूज का? भारत में जूतों का सबसे कॉमन नंबर क्या है? लगभग भारत में कौन सा ऐसा नंबर है जूतों का जो सबसे ज्यादा बिकता है? तो भैया मोड निकालोगे ना, देख लो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज्यादा खरीदा जाता है वही तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा। तो मोड ही इकलौता है। हमने पढ़ाया और ये रहा आपका उसका सवाल। अ शॉपकीपर वांट्स टू कीप अ स्टॉक ऑफ शूज। एक शॉपकीपर जूतों का स्टॉक चाहता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन फॉर दैट वुड बी।
बोल रहा है कि जूते रखना चाहता है और कम जूते रखना चाहता है, कौन से साइज के सबसे ज्यादा जूते रखे या कौन से वाले जूते वो सबसे ज्यादा रखे। वो ये जानना चाह रहा है कि अपनी दुकान में जूते रखना चाह रहा है, लिमिटेड स्टॉक रखना चाह रहा है, ज्यादा नहीं खरीदना चाह रहा, कौन से टाइप के जूते वो सबसे ज्यादा रखे, ये जवाब निकालना चाहता है। तो मीन, मोड या मीडियन, ये चला है आपके साथ वीडियो। ये देखो, उम्मीद कर रहा हूं आपने वीडियो सुन लिया होगा। हमने बताया कि मोड का मतलब होता था वो चीजें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, उसे क्या कहते थे हम, मोड। तो जूता रखना है अपने यहाँ, वो जूता जो मार्केट में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसी को तो सबसे ज्यादा रखोगे। तो मोड ही इसका सही जवाब है। ये देखिए, शायद लिखते समय आपको लग रहा होगा कि ये चीजें आएंगी नहीं आएंगी पता नहीं, लेकिन हर एक छोटी से छोटी लिखाई गई चीज बहुत जरूरी है, ये आपको समझना होगा। एक और सवाल ये देखिए, आपके अभी अभी हाल फिलहाल में जो पेपर हुआ एडीओ का, उसमें एग्जाम देखने को मिला। ये चला है मैंने बगल में वीडियो, मैं इसके नीचे आपके सामने कुछ लॉरेंज कर्व बना के दिखा रहा हूँ। हाँ ठीक है, 45 डिग्री को मिटा देता हूँ, आप लोग समझ चुके हैं, ये डिस्टर्ब करेगा क्योंकि मुझे अब मैं आपके सामने कुछ लॉरेंज कर्व बना के दिखा रहा हूँ। हाँ, पहला, दूसरा, देख लेना, और अगर बनाना है तो चलो 2 बहुत है। लॉरेंज कर्व, फिर से लॉरेंज कर्व। आप देखिए, इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। देखिए पहला नंबर 1, अगर लॉरेंज कर्व इसी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर को इंसाइड कर जाएगा, इसी के ऊपर बन जाएगा, तो 0 डिस्पर्जन, सारी वैल्यू सेम है। उसके बाद अगर लॉरेंज कर्व इससे दूर होगा तो देखिए पहले में दूरी कम है, अगले में दूरी ज्यादा है, तो मतलब इसमें डिस्पर्जन ज्यादा है, इसकी वैल्यूज ज्यादा डिस्पर्स कर रही है सेंटर वैल्यू से, इसकी वैल्यूज कम डिस्पर्स कर रही है। एक और अगर मैं यहाँ से बना दूँ उसमें और भी कम डिस्पर्जन होगा, तो बता तो रहा है। इसका एक डीमेरिट ये होगा कि वैल्यू नहीं बताता कि कितना डिस्पर्जन है, ये सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता है कि बहुत ज्यादा डिस्पर्जन है, बहुत कम। इन दोनों डेटा को कंपेयर करके बताया जा सकता है कि ये वाला डेटा कम डिस्पर्स है, ये वाला डेटा ज्यादा डिस्पर्स है। मैं आपके सामने स्क्रीन पे इंटरप्रिटेशन लगा रहा हूं। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व को कैसे इंटरप्रेट करें, पढ़ते हैं। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, द लॉरेंज कर्व विल कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल मैंने कहा था, लॉरेंज कर्व कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब इसी के ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, कब, जब डेटा यूनिफॉर्म होगा, बिल्कुल सेम होगा। जनरली द लॉरेंज कर्व लाइज बिलो द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आमतौर पे जब डिस्पर्जन होता है तो लॉरेंज कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे ही होता है। ठीक, लॉरेंज कर्व को लेकर, ठीक, उम्मीद कर रहा हूं आपने वीडियो देख लिया होगा। अब देखो कैसे सवाल पूछ रहा है। अभी हाल फिलहाल में यूके SSS ने ही ये सवाल पूछा है हमारा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, विच विद रेफरेंस टू द लॉरेंज कर्व कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं यहाँ भी। अब पहला, इट रिप्रेजेंट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा, इट कैन नॉट राइज अबव द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, बिल्कुल सही, ये परफेक्ट इक्वालिटी लाइन से कभी ऊपर जा ही नहीं सकता। हमने लिखा है तो है वहां पे, बोल तो रहा था कि जनरली आमतौर पर ये जो कर्व होता है लॉरेंज का, वो नीचे ही रहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन से। ए और बी दोनों ही सवाल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, यूके SSS ने ही ये सवाल पूछा है अभी हाल फिलहाल में। और अगर आप नहीं करते हैं इस तरीके के सवाल, ऊपर ऊपर ही उड़ा के पढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो आपकी मर्जी है। इसके बाद 2-4 सरल सरल से सवाल कि हाँ हमारे पढ़ाए हुए जो सवाल हैं वो आ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं चीज़ें, वो चीज़ें बिल्कुल ठीक है, तो उनसे रिलेटेड 2-4 सवाल मैं फिर से बोर्ड में लगा रहा हूँ आपके, ठीक है। और इससे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। इनमें से सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू से कौन अफेक्ट होता? मीन, एरिथमेटिक मीन ही तो होता था, क्योंकि अगर एरिथमेटिक मीन निकाल लो, एक वैल्यू कोई बड़ी सी रख दोगे तो उसी की तरफ भाग जाएगा। एरिथमेटिक मीन इसका आंसर है, टीजीटी 2010 में आया था। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, द क्लास हैविंग इट्स अपर लिमिट इज ट्रीटेड एज द लोअर लिमिट इन द नेक्स्ट क्लास इज क्लासिफाइड। जैसे 0 से 10, 10 से 20। अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा ना, मैं वहां स्टैटिस्टिकल सीरीज पढ़ा रहा था और तब मुझे बताना पड़ रहा था कि ये सवाल आते हैं, किसी को लग रहा हो नहीं आते। देखो अपर लिमिट जो है वो लोअर लिमिट बन जाती है, पिछले वाले की अपर लिमिट अगले वाले की लोअर लिमिट बनती है। ऐसे को एक्सक्लूसिव सीरीज कहते थे। क्या कहते थे? एक्सक्लूसिव सीरीज। पढ़ा है ना? तो ये देखो सीधा सवाल आ रखा है। इन अ क्वेश्चनर हाउ मेनी आंसर शुड बी देयर फॉर सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। मैंने पढ़ाया था क्वेश्चनर में 2 तरीके के सवाल होते थे, याद आ रहा है? एक सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन जिसमें अल्टरनेटिव यस या नो का ऑप्शन होता था, 2 वाले 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आ रहा है आपको? नेक्स्ट, द सैंपलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, मैं पढ़ता भी नहीं से, सैंपलिंग एरर जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? अब आपने डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आप लोग जानते होंगे। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इनवर्सली एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन, इनवर्सली प्राइस और डिमांड, प्राइस बढ़ेंगी तो डिमांड घट जाएगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। समझाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। आ गया। टाइम और स्पीड में भी कैसा रिलेशन है? इनवर्स। मुझे 10 किलोमीटर जाना, हल्के हल्के बाइक चला के जाऊंगा, स्पीड कम है, समय ज्यादा लगेगा। रफ्तार बढ़ा दूंगा, तेज बढ़ाऊंगा तो समय कम लगेगा। इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन होने के लिए बोल रहा है सैंपलिंग एरर का किससे इनमें से इनवर्स रिलेशन है? तो सैंपलिंग एरर का इनवर्स रिलेशन सैंपल साइज से। बताया नहीं था? प्रिंसिपल भी पढ़ाए थे, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपलिंग, कि जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ही एरर आने की पॉसिबिलिटी कम है। याद है? तो इनवर्स रिलेशन नहीं है, सैंपल बड़ा, सैंपलिंग एरर की पॉसिबिलिटी कम, सैंपल छोटा हुआ, सैंपलिंग एरर की पॉसिबिलिटी ज्यादा। उल्टा रिलेशन है दोनों के बीच, सैंपल साइज और सैंपलिंग एरर में। तो इसका ऑप्शन होगा ए, सैंपल साइज। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आप जानते हो 2 तरीके की सैंपलिंग हुआ करती थी, एक रैंडम, नॉन रैंडम। नॉन रैंडम को नॉन प्रोबेबिलिटी कहा करते थे, रैंडम को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहा करते थे। तो स्नोबॉल सैंपलिंग नॉन रैंडम में थी, नॉन प्रोबेबिलिटी थी वो। आ रहा है? बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। कौन नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं है बोल रहा है? तो ये तो नॉन प्रोबेबिलिटी है। कन्वीनियंस भी नॉन प्रोबेबिलिटी थी, नॉन रैंडम। सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोल दिया, ये तो रैंडम के 2 पार्ट नहीं थे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा का मेथड नहीं है? फिर नॉट पूछा है। रेफरिंग टू इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भारत सरकार ने रिपोर्ट्स पब्लिश करी उनमें से यही नहीं है भैया। यार प्राइमरी कहां से हुआ है? तो सेकेंडरी है ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही मार दो। आगे पढ़ लो, ओरल इंटरव्यू, टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट, प्राइमरी तो थे दोनों, बी और सी। शेड्यूल्स मेकिंग इन्यूमरेटर, शेड्यूल क्या होता है? क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर इज नोन एज शेड्यूल, तो ये भी वही है प्राइमरी। मेलिंग ऑफ क्वेश्चनर, ये भी प्राइमरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट है, इसीलिए मुझे ये बताना था। एमसीक्यूज करना टॉपिक के बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इस वीडियो से बताना था। समझ बना के पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आप बहुतों को पीछे छोड़ देंगे अगर इस अप्रोच से पढ़ेंगे, तो ये भी बहुत जरूरी है। ये चीजें मैंने आपको आज बताई। और 14 तारीख को उत्तरायणी के दिन हमारे पहाड़ में जो त्यौहार होता है, मकर संक्रांति से बाहर कहते हैं, तो इस दिन हम अपने कोर्स को भी डिक्लेयर करेंगे किस तरीके से हमारा जो ऑनलाइन कोर्स होगा वो आएगा। और लिमिटेड बच्चों के साथ मैं आपको पहले से ही, ये भीड़ इकट्ठा बहुत सही चल रहा है ज़िंदगी में, सब कुछ जॉब भी है हमारी, उसके बाद घर में आके बहुत ज़्यादा पढ़ाना भी होता है। 6 बजे शाम को आने के बाद 10 बजे तक हम लोग घर में पढ़ाते हैं। उसके बाद 10 बजे के बाद फिर रात को आप देखते हो 2-2:30 बजे क्लासेस, जितनी आपने देखी है ज़्यादातर क्लासेस 2-2:30 बजे होती हैं रात को, इतने ठंडे में। तो ये शौक है जो यहाँ तक लाया है हमें इस प्लेटफॉर्म में। और हमारे कुछ बच्चे, अपने जो बच्चे हैं जो पिछले सालों हमने पढ़ाए हैं, वो भी इस बार इस एग्ज़ाम में कंपटीशन में उतर रहे हैं, तो उनकी मदद करने के लिए, उनको मेन पढ़ाने के लिए हम उतरे थे। लेकिन आप लोगों का साथ बढ़ रहा है, तो ये ऑनलाइन कोर्स की डिमांड भी हो रही थी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हमारा टाई अप आपको उसमें देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी इसकी 15 तारीख को या 14 तारीख को उत्तरायणी के दिन आपको मिलेगी। कोर्स अगले मंडे से देखने को मिलेगा। उसमें रोज के आपको 4-5 क्लासेस देखने को मिलेंगे, और 2 महीने के अंदर अंदर, लगभग 2 या मैक्सिमम 2.5 महीने के अंदर मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ठीक, कुमाऊं एक्सप्रेस भी हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं बिल्कुल अभी भी नहीं कह रहा हूं कि हमसे ही पढ़ें, आप जहां से आपको बेहतर लगे वहां से पढ़ें। ठीक, ये सब्सक्राइबर मांगना, लाइक मांगना, कमेंट मांगना, ये कोर्स में आ जाओ बोलना, ये हमारी फितरत में कभी न रहा न रहेगा। आप देखना, इसका जिक्र ही बिल्कुल नहीं होगा। बस आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़े, कहीं से भी पढ़े। सारे टीचर बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं, सबका अपना अपना एक तरीका है, बस सभी को बहुत कुछ आता भी है। अच्छे से पढ़ें। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो और बेहतर है सेल्फ स्टडी करना। जैसे भी आप पढ़ते हैं, बस आप अपना सिलेक्शन लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। बहुत बहुत धन्यवाद।